ये मैं बात कर रहा था एक्सरसाइज 5 में मेंडल के प्रयोग की बात मैं करूं, लेकिन मेंडल प्रयोग किए उन्होंने जो यूज किया शब्द यानी वर्ड्स, उसके बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं कैसा कैसा वर्ड्स इन्होंने यूज किया। उसके बाद एक एक करके मैं बताऊंगा उनका प्रयोग कैसा रहा। तो प्रयोग से पहले उनमें यूज किया गया शब्द, उसी का हेडिंग मैंने बनाया टर्म्स यूज इन मेंडल्स एक्सपेरिमेंट। इसमें उन्होंने कहा था इकाई कारक, जिसको बाद में जॉनसन साहब ने जीन शब्द दिया था। आपसे कोई पूछता है जीन शब्द किसने दिया? जॉनसन नामक वैज्ञानिक ने। लेकिन जीन शब्द का इस्तेमाल मेंडल साहब ने कारक के रूप में किया था, फैक्टर के रूप में किया था। जीन क्या है? आप सिंपल सा कहते हैं या आनुवांशिक इकाई है, या वंशागति की मूलभूत इकाई है, या डीएनए की एक इकाई है जो लक्षणों को प्रदर्शित करने के लिए जिम्मेदार होता है। यह ऑर्गेनिक स्टेज में होता है। जीन ऑर्गेनिक स्टेज में होता है। रासायनिक रूप से देखा जाए जीन डीएनए का खंड होता है जो विशिष्ट कार्य को करता है, जैसे पॉलीपेप्टाइड चेन का निर्माण, ऐसे ऐसे क्रिया के लिए। यानी जीन के बारे में सिंपल सा आनुवांशिक इकाई है, सिंपल आप दिमाग में रखेंगे, जो लक्षणों को प्रदर्शित करने के लिए, उनको व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार होता है। वंशागति की एक मूलभूत इकाई, ये ध्यान रखेंगे। दूसरा वर्ड बताऊं, एलील। इसी को कहीं कहीं लिखा होगा एलिलोमॉर्फिक पेयर। एक्चुअली ये एलील जीन का ही एक रूप होता है, अलग अलग तरह के रूप, एक समान रूप, असमान रूप, जोड़े में रहते हैं और कहा जाता है यह जोड़े के रूप में लक्षणों को प्रदर्शित करता है। किस तरह से? एलील के रूप में। फिर एक बार मैं समझा दूं, जीन का विभिन्न रूप होते हैं जो समजात गुणसूत्र पर एक बिंदु पर पाए जाते हैं। ये इसके बारे में कहा था समान और असमान रूप से व्यक्त करते, जैसे कैपिटल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी। ये वाला और ये वाला एक समान आपको दिखता है, लेकिन ये वाला असमान दिखता है। एक समान रूप में है जोड़ा के रूप में, एक एलील दूसरा एलील, एक एलील दूसरा एलील, एक एलील दूसरा एलील। तो एलील के रूप में चाहे जोड़ा में हो और समान रूप से या असमान रूप से, ये लक्षण को प्रदर्शित करता है। जीन का ही रूप है। कैपिटल टी फॉर टॉल, स्मॉल टी जिसको कि आप यहाँ ड्वार्फ को एक दूसरे रूप ले गया, क्या स्मॉल लेटर में इस्तेमाल किया गया है। इसको भी आगे मैं डील करूंगा, इस सब का मतलब क्या होता है। एलील के बारे में मैंने समझाया। तीसरा चीज मैं समझाऊं, संकरण, जिसको इंग्लिश में कहा था हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन कहिए, किसी किसी किताब में इसी को CROSS, कैसे इसको आप समझेंगे? क्रॉस कहा जाता है। विपरीत लक्षण वाला, विपरीत तुलनात्मक लक्षण वाला विभिन्न पौधे के बीच पर परागण की क्रिया अथवा विपरीत लक्षण वाले नर और मादा को लैंगिक रूप से संलयन होने की क्रिया को एक नाम दिया गया, संकरण। अब इसी से रिलेटेड एक और वर्ड मैं बताऊं, संकर, जिसको इंग्लिश में आप कहते हो हाइब्रिड। यानी आप कह सकते हो विपरीत लक्षण वाले नर तथा मादा के बीच लैंगिक संपर्क, लैंगिक क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाले संतति को आप क्या कहोगे? हाइब्रिड संतान, यानी संकर संतति। इसी तरह से और भी आपको लेके चलूं और समझाऊं अलग अलग वर्ड, जैसे जीनोटाइप, फिनोटाइप। पहले फिनोटाइप में बता दूं, दृश्य प्रारूप, जिसको इंग्लिश में फिनोटाइप कहा जाता है, PHENOTYP, फिनोटाइप। नाम से दृश्य बाहर से दिखता है, बाहर आकारिकी लक्षण, आकार, स्वरूप, गुण, स्वभाव, इन सभी को व्यक्त करने वाले को एक नाम दिया गया फिनोटाइप। यानी कि आप सिंपल सा कहते हैं फिनोटाइप के बारे में कह सकते हैं या आकारिकी लक्षण को प्रदर्शित करता है, और यह प्रभावी समिग्मजी एवं विषमिग्मजी अवस्थाओं के लिए समान होता है। फिनोटाइप शब्द, इसका भी इस्तेमाल जॉनसन साहब ने ही किया, जॉनसन नामक वैज्ञानिक ने ही किया था। एक और मैं बताऊं, जीन प्रारूप या जीनोटाइप, इसी को इंग्लिश में जीनोटाइप कहा जाता है। नाम से था जीन, जीनी संरचना, जीनी संगठन, आनुवांशिक संगठन को व्यक्त करता है, प्रदर्शित करता है। और यह आनुवांशिक संगठन आप पहले से जान चुके हैं, लक्षण को व्यक्त करता है, लक्षण को प्रदर्शित करता है। इस तरह से एक एक करके मैं समझा रहा हूं। फिर आ जाइए मैं बताऊं और भी सब। समयुग्मजी या युग्मजी, होमोजाइगस, सम बराबर, यानी युग्मज में एक समान जोड़ा, जैसे आप अभी थोड़ा देर पहले देखिए
एक समान है, इसको आप समयुग्मनजी कहेंगे। एक समान है, समयुग्मनजी कहेंगे। एक समान जोड़ा जो उपस्थित रहता है इसी को समयुग्मनजी कहता है। इसी को उल्टा आप देखो विषमयुग्मनजी, हेटेरोजाइगस। इसको आप कैसे लिखोगे? या अलग अलग, यानी अलग अलग एलील का जोड़ा जो है, यानी एक समान युग्मनज में अलग अलग कारकों के जोड़े, इसमें एक समान कारक का जोड़ा, इसमें अलग अलग कारक का जोड़ा क्या कहलाता है? विषम युग्मनज। इसी रूप से अगर आप चलें, अगर कोई पूछे शुद्ध रूप की जाति, प्योर स्पीसीज, सिंपल सा प्योर स्पीसीज आप कह सकते हैं शुद्ध रूप में। कहता ऐसे पौधे जो समान लक्षण वाले पौधे से उत्पन्न होते हैं, एक समान लक्षण, इसमें किसी भी प्रकार का संकरण नहीं कराया गया, तो उस तरह के पौधे को आप क्या कहेंगे? शुद्ध रूप की प्रजाति कहेंगे। लेकिन अगर बोला जाए संकर प्रजाति, हाइब्रिड स्पीसीज, इसमें आप क्या कहेंगे? अलग अलग, यानी कि तुलनात्मक लक्षण वाले पौधे से उत्पन्न जो होते हैं नई संतति, उसको आप संकर संतति कहेंगे। इसी तरह से मैं आपको आगे लेके चलूं, जब संतान की उत्पत्ति की बात आ रही है तो प्रयोग में भी आपका एक वर्ड आ जाता है, एक संकर संकरण, जिसको इंग्लिश में आपकी किताब में लिखा होगा मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मोनो हाइब्रिड क्रॉस, एक यानी कि एक जोड़ा, याद रखेंगे, एक जोड़ा तुलनात्मक लक्षण वाले, एक जोड़ा तुलनात्मक लक्षण वाले नर और मादा के बीच। अब एक जोड़ा कहा जाए, उसको मैं थोड़ा सा ऐसे तो प्रयोग इसका बताना है, फिर मैं बता दूं। जैसे कि एक जोड़ा लंबाई पौधा का लिया जाए, इसका जो तुलनात्मक आएगा लंबाई, हो सकता है खूब लंबा हो, टॉल, हो सकता है बौना हो, ड्वार्फ। ये दोनों जो है तुलनात्मक लक्षण हुआ किसका? ऊंचाई का, लंबाई का, पौधे की लंबाई का। अगर इसी जोड़े के बीच में, दोनों अल्टरनेट हुआ, तुलनात्मक हुआ, इन जोड़े के बीच में एक जोड़ा तुलनात्मक लक्षण नर और मादा के बीच होने वाले संकरण को क्या कहते हैं? एक संकर संकरण। इसी को अगर कहा जाए 12 नंबर द्विसंकर संकरण, इसको आप कैसे कहेंगे? दो जोड़ा तुलनात्मक लक्षण, जैसे कि ऊंचाई ले लिए, पौधा का रंग ले लीजिए, मान लीजिए उसमें पौधे में जो बीज आ रहे हैं वह कोई पीला रंग का है, येलो, कोई हरा रंग का है, ग्रीन, ये रंग और ये आपका ऊंचाई। कितने कैरेक्टर हो गए? 2 कैरेक्टर हो गए। दोनों में तुलनात्मक लक्षण दो जोड़ा, एक जोड़ा और एक जोड़ा, 2 जोड़ा। तो 2 जोड़ा, एक जोड़ा, दूसरा जोड़ा, तो 2 जोड़ा तुलनात्मक लक्षण के नर और मादा के बीच में होने वाले संकरण को क्या कहा जाता है? द्विसंकर संकरण। अब संकरण से उत्पन्न हो सकता है पीढ़ी, तो प्रथम पीढ़ी कैसे कहलाएगा? प्रथम पीढ़ी की संतति, जिसको आप F1 जनरेशन कहते हैं या F1 पीढ़ी कहते हैं, इसको कैसे कहेंगे? जब जनक से, ध्यान रखेंगे, जब जनक से, जनक में होने वाले संकरण के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाला संतान प्रथम संतति, प्रथम पीढ़ी का कहलाएगा। लेकिन जब द्वितीय पीढ़ी क्या कहलाएगा? इसको F2 पीढ़ी आप कह सकते हैं। इसको कैसे आप डिफाइन करोगे? तो जो प्रथम संतान जो उत्पन्न होगा वह परिपक्व होकर के जब वह जनक का रूप लेगा, इनसे उत्पन्न जो संतान होगा उसको क्या कहेंगे? द्वितीय पीढ़ी के संतान, यानी कि F2 पीढ़ी, F2 यानी फिलियल जनरेशन, ऐसा नाम आएगा। अब इसी में और भी चीज मैं बताऊं, नंबर आपको बताऊं, जैसे आप कहते हैं संकर पूर्वज संकरण, इसको कहते हैं बैक क्रॉस। तो ध्यान रखेंगे, बैक क्रॉस के बारे में समझा दूं। कहा था जब किसी संकर संतति का किसी भी जनक से संकरण किया जाए, ध्यान रखेंगे, जनक 2 तरह का हो सकता है, या तो समयुग्मनजी या तो विषमयुग्मनजी, या तो प्रभावी या तो अप्रभावी, 2 जनक हो सकता है। या एक जनक अपना कैरेक्टर पूरा दिखाएगा, एक उसके साथ रहेगा लेकिन प्रभाव नहीं दिखाएगा। एक जनक कहेंगे प्रभावी और एक को अप्रभावी। कहा जाता है जो संकर संतति उत्पन्न हुआ प्रथम पीढ़ी का संकर संतति, या तो इसके साथ भी क्रॉस किया जाएगा प्रभावी जनक, तो भी क्या कहलाएगा? संकर पूर्वज संकर बैक क्रॉस। या अगर इसका इसके साथ कराया जाए संकर, तो भी क्या कहलाएगा?
संकर पूर्वज संकर। अर्थात आप कह सकते हैं जब किसी संकर संतति का किसी भी जनक अर्थात प्रभावी हो या अप्रभावी दोनों में से किसी भी जनक से संकरण कराया जाता है, इस तरह का संकरण बैक क्रॉस कराता है। लेकिन परीक्षार्थ संकरण जिसको कहेंगे टेस्ट क्रॉस, इसमें केवल एक जनक की बात आएगी। संकर संतति होगा लेकिन केवल एक जनक, वह भी कैसा जनक? अप्रभावी जनक, केवल अप्रभावी जनक। समयुग्मना जी अप्रभावी। संकर संतान का संकर संतति प्रथम पीढ़ी का जो संकर संतति होता है उस प्रथम पीढ़ी के संकर संतति का यदि समयुग्मना जी यानी कि एक समान कारक वाला तो अप्रभावी जनक से संकरण कराया जाता है, इसको हम कहते हैं टेस्ट क्रॉस। क्या कहेंगे? टेस्ट क्रॉस। इसी तरह से 15 के बाद आ जाइए 16। कभी कभी छोटा छोटा वर्ड दिया जाता है और उसको क्लियर किया जाता है। आइए मैं उसको थोड़ा सा डील करूं। अगर कोई बोलता है जीनोम शब्द क्या है, कभी ऐसा वर्ड बोलता है जीनोम, आप ध्यान रखेंगे गुणसूत्र हमेशा जोड़ा होता है, जो पहले भी आपने चर्चा किया। गुणसूत्र का आधा सेट अगुणित सेट, अगुणित गुणसूत्र का अगुणित गुणसूत्र का समुच्चय जीनोम कहलाता है। ध्यान रखेंगे। ऐसे ही अगर कभी कोई पूछ दे आपका जीन पूल, जीन कोश भी इसको लिखा मिलेगा। तो जीन पूल के बारे में अगर पूछ देता तो आप सिंपल कह सकते हैं किसी भी आबादी में उपस्थित विभिन्न प्रकार के जीवों की कुल संख्या, किसी भी आबादी में उपस्थित जीवों की कुल संख्या, जीवों की आबादी की कुल संख्या को जीन पूल कहते हैं। या दूसरे भाषा में आप कहते हैं किसी भी आबादी में उपस्थित जीवों में गुणसूत्र की संपूर्ण समुच्चय को जीन पूल कहते हैं। दोनों में से कुछ भी आप कह सकते हैं। इस प्रकार मैंने सभी तरह के मेंडल के प्रयोग में होने वाले शब्द का इस्तेमाल किया। 18-19 था। आइए मैं आगे भी बताता हूँ मेंडल ने प्रयोग में किस तरह से लक्षण को लिया, उसको मैं एक एक करके बताऊँ। मैं बता रहा था मेंडल का जो प्रयोग शुरू होता है उसको मैं शुरू करूं, लेकिन उन प्रयोग में उन्होंने जो पौधे लिया था मटर का पौधा, उनमें 7 कलर का उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। 7 कैरेक्टर्स का। 7 कैरेक्टर्स मैंने एक एक करके लिखा है और सभी कैरेक्टर का आप देख रहे तुलनात्मक जोड़ा, एक प्रभावी और एक अप्रभावी प्रयोग के साथ उनको पता चला, उन्हीं को उन्होंने किया है। पौधे की ऊंचाई लंबा और बौना, बीज का आकार गोल और झुर्रीदार, बीज का रंग पीला और हरा, फली का आकार फुली हुई सिकुड़ा हुआ, फली का रंग हरा और पीला, फूल का रंग बैंगनी और सफेद, फूल की स्थिति अक्षीय और शिस्टस। इस तरह से सभी पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। हर एक्सपेरिमेंट को एक एक करके मैं आपको आगे बताता हूँ आगे वीडियो में। आइए मैं बात करूँ।